देन इट्स मास। मतलब जब भी किसी वस्तु को आवेश हम देते हैं, चार्ज करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बार, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिस इसका बहुत बार करवाया। क्यों करवाया? ताकि आपको माइंड में सेट रहे कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप चार्ज करोगे किसी वस्तु पे तो ये डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिवली चार्ज करते हो या फिर निगेटिवली चार्ज करते हो। सो फाइनली यहाँ पे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चार्ज इसको दे रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी लगा रहे हैं बहुत बच्चे, बहुत अच्छा। जब भी हम चार्ज करेंगे ना, चार्ज करने की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि पॉजिटिव दिया जाएगा या फिर नेगेटिव, ये कह रहा है कि बस चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी, वेरी गुड, पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। तेजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। देखिए ये सब चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए परमिटिविटी का मतलब हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, हमें इसका मात्रक चाहिए, ठीक है ना। आप फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जानते हो, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हम इसको K लिखते हैं, पूरे को क्या लिख देते हैं? K। तो F बराबर हमारा हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? ये चीज़ होता है ना। तो आप K बराबर निकाल लेते हो तो आ जाता है कि FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। घबराएंगे नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं हम लोग। तो K का यूनिट पहले निकाल लेते हैं। तो K का यूनिट निकालते हैं तो F का हो जाता है आपका न्यूटन, R का हो जाता है मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 का हो जाता है कूलम्ब स्क्वायर, यानी फाइनली न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हो गया। अब देखो रिलेशन हम निकालते हैं K वाला में, तो K बराबर क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे ना तो 1/4 पाई K आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ना, तो जनरली 1/K बचा। तो K का यूनिट का हम अगर इन्वर्स कर देंगे, K के यूनिट का इन्वर्स उल्टा कर देंगे तो हमारा K का यूनिट निकल जाएगा ना, 1/K कर देना है तो K का यूनिट आ जाता है न्यूटन। तो इस पे न्यूटन का इन्वर्स हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है तो मीटर पे -2 लग जाएगा, और कूलम्ब पे -2 है तो +2 हो जाएगा। तो देखो तो पहला वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बच्चों ने ए लगा दिया, वेरी गुड, 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और तरीका क्या है निकालने का, ये हमने आपको बता दिया। सो फाइनली यहाँ पे न्यूटन इन्वर्स मीटर है, मीटर, ये मीटर है, ध्यान रखना मेरे भाइयों, और ये कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, परमिटिविटी की बात हो रहा है, विद्युतशीलता। और आपको पता हो ना कि विद्युतशीलता होता क्या है? विद्युतशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है। इंग्लिश से अगर बात करते हैं तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ substance that gives a measure of the resistance exhibited by that substance when an electric field is generated in that substance। एक गुण होता है विरोध करने का, ठीक है ना। तो चलिए 2 का एक करेक्ट होगा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सर हिंदी नहीं हो पाया, सॉरी भाई, क्षमा चाहते हैं, बिकॉज नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। अभी तो हम लोग मौसम में आए ही थे, पढ़ने वाले ही, मतलब कि तैयारियां पूरी तरह से कंप्लीटेड, एक्शन चल रहा था उसी का, पर नेटवर्क भाग गया, क्या करें। अच्छा घबराने को नहीं, हम है ना, टेंशन नहीं लेने को। अगला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू हैव अ कॉपलिंग चार्ज ऑन अ अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल बी। देखिए मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई एक अनचार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है या फिर डिस्चार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है इस ऑब्जेक्ट पे, पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए इसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इस पे 1 कूलम्ब आवेश होगा तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सिंपल हमें ये निकालना है कि 1 कूलम्ब बराबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें यही चीज़ निकाल लेना है, यही फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन का मिला जुला के मतलब यही कर रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट इन 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है ना। इतना कूलम्ब चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो चूंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 कूलम्ब के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 1/1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, और फाइनली अगर हम इसको बात करते हैं तो ये आता है 0.625 × 10⁻19।
अगर 10 से ये अगर करते हैं हम फाइनली तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं 625 पॉइंट में आ जाएगा गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए जो कि हमें यहाँ पे फाइनली ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, 3 का ए हो जाएगा। इसलिए इसका कैलकुलेशन भी आप लोग समझो कि आखिर बनता कैसे, कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमारी आदतें हैं कि हम आपको बिना एक्सप्लेन किए नहीं भाग सकते हैं आगे की तरफ। केवल ए सही है, बी सही है, इसका डी सही है, इतना तो आपको भी पता है, बट कैसे होगा इस चीज़ को रियलाइज़ करना, फील करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, चलिए मतलब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, आपका कन्फ्यूज़न भी, डाउट क्लियर हो जाता है। सो फाइनली यहाँ पे अगर ये भी पूछा जाए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन बनता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे पूछे तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हो जाता है। ठीक है, बट उल्टा पूछे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो वही वाला 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिबाई किसका मात्रक है? डिबाई, डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ किसका? चार्ज का, पोलराइजेशन का, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, या नन ऑफ दिस। ये चीज़ बताना है हमें, ज़रा बताएंगे सब कोई प्लीज़ फटाफट से, कौन सा इसमें सही है? ये चीज़ पूछा रहा है। डिबाई मात्रक है, किसका मात्रक है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिबाई की। तो डिबाई जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है। डाइपोल मोमेंट आपको पता है ना, दो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि विपरीत समान क्वांटिटी होना चाहिए। प्लस क्यू मतलब 5 कूलम यहाँ पे, तो 5 कूलम यहाँ पे भी, मतलब कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, पर विपरीत होना चाहिए, दोनों का आवेश बराबर होना चाहिए परिमाण में, पर उसका चार्ज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और बहुत ही न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ओ, यहाँ पे एल और एल, ये एक सिस्टम हो जाता है जिसे हम डाइपोल कहते हैं। और इसके बीच जो मोमेंट होता है वो डाइपोल मोमेंट, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और क्यू इंटू एल लिख देते हैं, इसके बीच की दूरी 2L होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिबाई। जैसे फोर्स हो गया, जनरली फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं यूनिट केजी, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जनरली अगर हम साइंटिस्ट नेम से देखो तो यहाँ पे एक न्यूटन भी हो जाता है, तो न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। उसी तरह से भाइयों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो क्यू हमारा चार्ज होता है कूलम, और ये डिस्टेंस हो जाता है तो कूलम मीटर। कूलम मीटर भी हमारा डाइपोल मोमेंट का ही होता है आपका यूनिट। और जैसे यहाँ पे फोर्स का न्यूटन हुआ, तो उसी तरह से एक डिबाई भी होता है, तो डिबाई डी लिखते हैं। जो डिबाई होता है ना, वो फाइनली 1 कूलम मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बहुत ही बढ़िया, लगातार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे भाई बहन, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब अच्छा करने वाले हैं एग्जामिनेशन में, बिकॉज जो प्रैक्टिस करेगा, जो समय का महत्व देगा, उनकी फल तो उनके लिए बहुत ही मीठा होने वाला है। बहुत अच्छा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 5, गॉस के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू गॉसिस रूल्स, गॉस के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो फाई जो होता है, फाई इज व्हाट? फाई इज व्हाट? फाई जो है भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या लिखते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और ये क्या होता है आपको पता है? ई डॉट डी ए होता है ना, ई डॉट डी ए फ्लक्स जो होता है, या इसे हम साई लिखते हैं या फिर फाई भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को कोई दिक्कत नहीं होता है। वही चीज़ बताया जा रहा है, गॉस के नियम के अनुसार बताइए कि फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है। 5 का ए लगा रहे हैं, अच्छा जी, अमित कुमार भी लगा रहे हैं, सोनू कुमार, रोहित, सुप्रिया, श्रवणिक, रिया बर्नवाल, शैलेश कश्यप, विकास रॉय, करीना, मिंटू, सत्यम, जेपी, मिंटू, वाह बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे फाई जो हो जाता है ना, गॉस थ्योरम से आप निकाले हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड एरिया का जितना भी चार्ज होता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना ही हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाइनली यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बड़ी ध्यान से ऑप्शन को रीड करना है, ऑप्शन को ऑब्जर्व करके देखो कि हाँ कौन सा ऑप्शन आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग जाता है। तो फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कभी कभी एग्जाम में भैया फाई की जगह पे ये साई लिख देगा, तो आप घबराना मत, ये भी किसको डिनोट करता है? ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बताते हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 6, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक डाइपोल रखा गया है, तो टोटल निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है।
ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज लोकेटेड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर एक डाइपोल है, क्या है, डाइपोल। तो कहा जा रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलीज्ड फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस, यहाँ से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निकलने वाला आउटपुट जो भी होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दो ऑप्शन सेम हो चुका है, क्यू इंटू इसको कर लेते हैं, जैसे ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका अनंत और ये ज़ीरो। बताओ कौन सा सही हो जाएगा। 6 का ए लगा रहे हैं, अच्छा जी 6 का, बहुत ही बढ़िया से, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चले 0 होगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी डी ना, डी में 0 है, 0 हो जाएगा। कभी भी बंद सरफेस की बात करें ना, बंद पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल फाई जो निकलने वाला होगा 0, 0 हो जाएगा भैया। ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत याद रखना आप, क्योंकि यूनिट तो पक्का आपको हर क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए। यूनिट और डायमेंशन पूछता है कि इकाई क्या है, मात्रक क्या है और उसका बीमा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की विद्युत धारिता का मात्रक, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वोल्ट, न्यूटन, फैराड या एम्पियर। सिंपल सा चीज़ है, सी बराबर क्यू बाई वी होता है, आपको पता है ना, सी बराबर क्यू बाई वी। तो क्यू हमारा चार्ज हो जाता है, कूलम प्रति वोल्ट हो जाता है, कूलम प्रति वोल्ट भी होता है और वैसे जनरली यहाँ पे फैराड भी होता है। तो फैराड और कूलम प्रति वोल्ट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम प्रति वोल्ट या पर वोल्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे फैराड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इसमें नहीं दिया गया है यूनिट का मान, यूनिट दिया गया है बस फैराड में। वोल्ट तो होगा नहीं, ये वोल्टेज का होता है, ये किसका होता है, विभव का, पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है, पीडी लिख देते हैं, विभवांतर भी कहते हैं। और ये हो जाता है आपका बल का, यानी कि फोर्स, ठीक है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है आपका धारिता हो गया, ठीक है ना। और ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, किसका, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग का फाइनली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यदि यहाँ पे कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, कब कब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, कब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा दो ऑब्जेक्ट को जब कनेक्ट करेंगे, किस कंडीशन में, जब उन दोनों के चार्ज सेम हो, या फिर दोनों के कैपेसिटेंस सेम हो, या फिर दोनों के पोटेंशियल सेम हो, या फिर रेजिस्टेंस सेम हो। जैसे मैंने दो, अगर यहाँ पे है वस्तु है, हमने इसे कनेक्ट किया, क्या किया, कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, फ्लो नहीं करेगा, कब, जब इन दोनों के चार्ज सेम हो जाए, चार्ज सेम हो जाए तब, या फिर कैपेसिटेंस सेम हो जाए, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, या फिर रेजिस्टेंस सेम हो जाए। क्या हो जाएगा, किस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, सेम पोटेंशियल। प्रिया कुमारी का सही जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। संकेत कुमार भी सी लगाया, बहुत बढ़िया। ऋतुराज भी सी लगा रहे हैं, मंजीत कुमार का भी सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया भाई। हिमांशी लता का भी सी, आशीष कुमार ने भी सी लगाया, हर्षित कुमार ने भी सी लगाया, मोहित कुमार जदुवंशी भी सी, मंजीत कुमार सी, मिथिलेश आर्या सी लगा रहे हैं, विकास सी लगा रहे हैं, अलका कुमारी भी सी, वेरी गुड, वाह क्या बात है, दिल जीत गए आप लोग। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। अच्छा पता है ऐसा क्यों होने वाला है, ऐसा सेम पोटेंशियल में आखिर क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, बिकॉज जैसे मान लो कि इसका ये V1 और V2, ठीक है, तो मैंने जब कनेक्ट किया तो इसका जो ये बराबर हो गया, तो V1 बराबर V2 हो गया। हम ऐसा लेकर के चला ना कि सेम पोटेंशियल है, तो आखिर ऐसा होता क्या है, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो आप इन दोनों का अंतर निकालते हो, V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1 भी करोगे, बिकॉज सेम है, तो क्वांटिटी या वैल्यू कितना आ जाता है, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो है तो कहाँ से करंट बनेगा, करंट बनाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए ना, विभवांतर जो होना चाहिए, वो कुछ वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, आपको 0 मिल रहा है। तो 0 क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट फ्लो होना चाहिए ना, यानी फ्लो नहीं करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे सेम पोटेंशियल के कंडीशन में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। बात करते हैं 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना फैराड होता है, ये चीज़ हमें बताना है। इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस का ये क्वेश्चन बनता है। मेरा रिप्लाई नहीं जा रहा है क्या, बोलिए ना अंशुरानी। अच्छा जी, रिप्लाई सबका आ रहा है, मतलब हम आप लोग का ये देखते रहें या फिर पढ़ाएं, हमको समझ नहीं आता है।
और एक मैसेज को इतना बार कॉपी पेस्ट करना, अरे वाह वाह क्या बात है। अंशु रानी हो गया आपका मैसेज, मैं देख लिया। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, राहुल कुमार राधे। नाम देखो बाबू, सबको दिल में बसा लिए हैं। इस 12 सेंटीमीटर की छोटी दिल है और सबको बसा लिए हैं हम। तो केवल नाम लेते रहे तो फिर स्टडी आपकी कैसे होगी? फिर आप ही मुझे बाद में बोलोगे कि क्या सर आपने टाइम वेस्ट कर दिया केवल नाम लेकर के, कोई क्वेश्चन कंप्लीटेड नहीं हुआ। 9 का ए, करीना सिंह, अमन सिंगर, मिथिलेश आर्या, सुनील गुप्ता। वाह 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 क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर। जो यहाँ पे प्रैक्टिस में लगे हुए हैं ना, जिनको कुछ वाकई में सीखना है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। 9 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10⁻⁻⁶ फैराडे। ध्यान रखिएगा माइक्रो फैराडे बराबर हो जाता है, 1 माइक्रो फैराडे बराबर। अगर 1 पिको फैराडे की बात करेगा भैया तो 10⁻⁻12 फैराडे कर देना, ठीक है। अगर पिको पूछेगा ना, पिको फैराड, तो 10⁻⁻12 फैराड रखना याद। और अगर माइक्रो फैराड बोले, ये माइक्रो फैराड है बाबू, तो 10⁻⁻6 फैराड। तो फाइनली यहाँ पे माइक्रो फैराड की बात हुई है, माइक्रो फैराड की, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। कहोगे क्या सर इतना आसान क्वेश्चन। छोटा घाव कभी कभी बड़ा दर्द देता है, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और गलत भी लगा के निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है। हर चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को ना छोटा समझना है ना बड़ा समझना है, अपना प्रैक्टिस सेट समझ करके आगे की ओर बढ़ना है। गौरव गोस्वामी, हाँ जी आपका सही जा रहा है, बहुत बढ़िया आप लगा रहे हो, मैं तो देख रहा हूँ सबका ना। चलो यहाँ पे वेरी गुड, 10 का ऑप्शन सी ओम आया, बहुत अच्छा। यहाँ पे ओम ही होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वैसे ओम का नियम की थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो V बराबर IR होता है, और R हमारा रेजिस्टेंस होता है V/I। तो ये वोल्टेज हो जाता है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, और यहाँ पे ओम भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 ओम बराबर अगर पूछ दे कि क्या 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। सो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, और हो भी गया। चलते हैं आगे की तरफ। प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक कर देना। कौन सही है? विच स्टेटमेंट इज राइट, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी लिखा जा सकता है अपना अपना। धारा अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। करेंट इज स्केलर एंड करेंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये करेंट वेक्टर है या करेंट डेंसिटी स्केलर है, कि दोनों वेक्टर है या दोनों स्केलर क्वांटिटी, हमें ये चीज़ बताना है, ठीक है ना। अब हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ 10th क्लास में पढ़ना था सर, आयुष कुमार बता रहे हैं, सही बात है, 10th में पढ़ना था ये चीज़। देखो ये चीज़ आप याद रखना, 11 का अगर हम बात करते हैं तो धारा आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं कर पाता। डायरेक्शंस भी होते हैं और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होते हैं, बट वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से करंट जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, अदिश हो जाता है, जबकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। सो फाइनली हम कहेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा धारा अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर प्रति ओम, या ओम। वाह, बड़ी ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। चलिए हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की। आर बराबर होता है ना, आपको पता है ये चीज़ कि आर जो होता है ना प्रतिरोध, वो चालकों की लंबाई पे भी डिपेंड करता है। ओ वाह, और एरिया का टिंग टिंग ऐसे हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं होता है? तो ये मिला करके लिखते हैं ना जी, तो RL/A हो जाता है, और ये हटता है समानुपाती प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ρL/A। तो R हमारा रेजिस्टेंस होता है, यही रेजिस्टिविटी होता है रो निकाल लेते हैं, तो रो बराबर आ जाता है आपका RA/L। अब अगर आप इसमें यूनिट निकालना चाहते हो तो R का यूनिट हो जाता है आपका ओम, एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, अब बटा में आपका लेंथ हो गया मीटर, मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है ओम मीटर। क्या बचता है भाइयों? ओम मीटर। 12 का ए सही जवाब आया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिल जीत गए साहब। 12 का ए। देखो आपकी प्रैक्टिस आप में कितना निखार ला रही है, बहुत ही ज़्यादा आप में निखार आ रहा है, जैसे वो निखार आता है ना चमक दमक, तो वैसे आप में भी आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास एक्यूरेसी बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रहा है क्वेश्चन को डील करने का, आपका टाइमिंग सेटलमेंट करने का, कितना टाइम में आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ये सारा चीज़। मैं तो एग्ज़ाम तक आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दूंगा, और बहुत कुछ जितना मैं जानता हूँ उतना सबसे शेयर कर दूंगा, मेरे से जितना होगा हम सब करेंगे, ठीक है ना।
चलो बात करते हैं कि 1 ओम बराबर होता है, लो आ गया क्वेश्चन। और आप कहोगे सर ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर मैं बोल रहे हैं कि आप मैथ, अच्छा मैथ तो नहीं, मैथ के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, अभी नहीं क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। 1 ओम की अभी बात हुई ना, तो हम आपको बताए थे ना कि V बराबर आई आर होता है, ये ओम बाबा का नियम है ना, V बराबर आई आर। तो आर निकल, ओ हटो ना जी, आर बराबर निकल जाता है V बटा में आई। तो आर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ओम हो जाता है यूनिट, और यहाँ पे यूनिट वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाता है। तो वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर आ गया। सो फाइनली हमारे ख्याल से तो ए होगा। और वेरी गुड, बच्चों ने लगा दिया 13 का ए, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऑप्शन ए सही होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर राइट ऑप्शन है। 13 का ए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ऑप्शन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको सही जवाब लगाना है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि किरचॉफ की प्रथम नियम का सीधा संबंध, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेट होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, या कि इनमें से कोई नहीं। आवेश के संरक्षण से प्रथम नियम का संबंध है, कि ऊर्जा के संरक्षण से नियम का संबंध है, या संवेग संरक्षण के नियम से संबंध है। मतलब बताया जा रहा है कि किरचॉफ ने जो 2 नियम दिए थे ना, किरचॉफ ने, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के उन्होंने 2 नियम दिया था, लूप लॉ वगैरह भी दिया था ना, आप पढ़े होंगे उसका बहुत ही अच्छे से, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना होता है। तो किरचॉफ ने अपना 2 नियम था, तो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट रूल जो है, वो किससे रिलेट होता है। 14 का सही जवाब आ रहा है ए, अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही खुशी की बात है, आप सबने जीत गया, बहुत ही अच्छा, वाह जीत गए सब, बहुत ही बढ़िया। हम बोले थे ना हम जीतेंगे, आवेश के संरक्षण से होता है। किरचॉफ के पहला नियम का रिलेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। अगर भैया अगर दूसरा नियम की बात करें, दूसरा की बात करें तो क्या कहोगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है ना। पर यहाँ पे आवेश संरक्षण का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रथम नियम की बात कर रहा है, फर्स्ट लॉ को चार्ज से कनेक्ट किया जाए। टू द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण से संबंध होता है। सो फाइनली 14 का ए जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव हो जाए कि नॉन कंजर्वेटिव, कि कहीं कहीं कंजर्वेटिव या कहीं कहीं नॉन कंजर्वेटिव, कि नॉन ऑफ दिस। तो ये सिंपल सा है, बहुत ही इजी होता है, आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, 15 का बी लगा रहे हैं, अच्छा जी। 15 का देख रहे हैं कितने बच्चे सही हैं, यहाँ पे लिख देना 15 नंबर ऐसे करके, तब हम यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कितने बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, टफ क्वेश्चन, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन मिलेंगे जी, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन नहीं समझना है इसको, और आपको ये पता है इसलिए आप टफ क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है कि आप टफ क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं, और टफ क्वेश्चन मिलेंगे। लेबल अचानक से कहीं पे हम नहीं जंप नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। 15 का ए आ रहा है सही जवाब, वेरी गुड, 15 का सही जवाब ए ही होगा, बहुत ही बढ़िया, 15 का ए होगा कंजर्वेटिव। चलिए 16 नंबर, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभवी तल किस दिशा में होगा। इफ द होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द x डायरेक्शन, द इक्विपोटेंशियल प्लेन कहाँ पे होगा। तो सिंपल सा, अगर x डायरेक्शन में है ना, x प्लेन में है, अगर x डायरेक्शन में है आपका क्या विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल अगर प्लेन पूछे तो x को छोड़ दो, y z लगा लो। अगर x में है तो y z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y z तल हो जाएगा, y z प्लेन में हो जाएगा। 16 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, आपको ये पता है इसलिए आप इसे इजी बोल रहे हो। भगवान करे आप हर क्वेश्चन को इजी बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कंसेप्ट और क्लियरेशन इतनी बढ़िया से हो ना कि आप हर क्वेश्चन को इजी बोलो, बहुत खुशी होती है सुन करके। चलो क्वेश्चन नंबर 17, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पे ऑन द सेंटर ऑफ चार्ज्ड होलो स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब एक आवेशित गोला है, खोखला है, होलो स्फीयर है, तो इसके केंद्र पर कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे विभव दोनों ही जीरो होंगे, या फिर केवल पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, या फिर केवल फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, या फिर दोनों ही इनफाइनाइट हो गए, ये चीज़ बताना है।
वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। 17 का सही जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सी आ रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर। 17 का सही जवाब सी होगा। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 0 हो जाता है पर विभव 0 नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब आवेशित खोखला गोला हो और सेंटर की बात करें तो सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएंगे, बट वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है ना। 18 नंबर सवाल की संधारित्र की किस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है? ऑन विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर चार्ज इज स्टोर्ड। चार्ज को हम स्टोर करते हैं किस प्लेट पे? हमारे पास कैपेसिटर है, आपको पता है ना, कैपेसिटर है हमारे पास। देखिए मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, तो कैपेसिटर पे पॉजिटिव ये चार्ज वगैरह होते हैं ना, चार्ज होते हैं कि नहीं होते हैं? और मैं अगर आपको बताऊं कि चार्ज को किस प्लेट पे कलेक्ट किया जाता है, ये चीज़ बताना है। 17 का तो हो गया सी, बहुत ही बढ़िया। सर आप सरस्वती विद्या मंदिर से रीड किए हैं? सरस्वती माँ की कृपा से रीड किए हैं हम। चलो कोशिश है जितना जानता हूँ बस आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि आप सब हमारे भाई। हाँ, संग्राहक पे, वाह। कलेक्टर पे ना कलेक्ट किया जा रहा है तो संग्राहक पे हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कलेक्टर हो जाएगा। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताने वाला हूँ कि किसको कलेक्टर कहते हैं और किसको कंडेंसिंग कहते हैं। वैसे आपको पिछले सेशन में हम बताए भी थे। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर? अपने अकॉर्डिंग बताओ, पठित पाठ के आधार पर बताओ। बहुत ही बढ़िया, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। बताओ 18 का सही जवाब हो गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स? सर मेरा मैसेज शो नहीं कर रहा है क्या? सतीश कुमार कर रहा है जी, सबका कर रहा है। 19 का देख रहे हैं कितने लोग सही जवाब लगा पा रहे हैं। यस सर, आप सासाराम से हैं क्या? नहीं, सासाराम से तो नहीं है। 19 का बी, वाह, अच्छा जी। और बच्चे 19 का सी लगा दिए रियान दी कुमार। अच्छा, 19 का ए लगा रहे हैं आनंद कुमार। सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलिए बस आप लोग का प्यार बना रहे, और तो कोशिश तो करते हैं। वैसे सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं, कोई ख़राब नहीं होता, सब कोई बेस्ट होता है, अपना अपना वे होता है। 19 का सी होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 19 का सही जवाब सी। देखो कैपेसिटर की हम बात करते हैं ना, कैपेसिटर 3 तरह के हो जाते हैं। एक आपको पता है ना, आपका हो जाता है गोलीय वाला, और एक पैरेलल वाला हो जाता है, और एक आपका बैलेंस सिलेंड्रिकल हो जाता है। गोलीय संधारित्र, समांतर संधारित्र, और एक होता है बेलनाकार, यानी फाइनली एक स्फेरिकल हो जाता है, आपका स्फेरिकल होता है ना जी, और एक होता है आपका पैरेलल हो जाता है, और फिर एक आपका सिलेंड्रिकल हो जाता है। तो 3 तरह के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, ध्यान रखना, गलती मत करना आगे से, ठीक है ना। तो 19 का सी हो जाएगा, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 20, यहीं पे हम आपको कैपेसिटर के बारे में बता देंगे कि जो पट्टिका भूधृत रहती है उसे क्या कहते हैं। द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज कॉल्ड। जो अर्थ से कनेक्ट रहते हैं प्लेट कैपेसिटर का, संधारित्र का वैसा प्लेट बताओ जो अर्थ से कनेक्टेड रहता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी पृथ्वी से होती है, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं भाइयों? स्फेरिकल, पैरेलल एंड सिलेंड्रिकल। वेरी गुड, 19 का सी फाइनली। यस विक्की, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, योर टीचिंग ट्रिक इज़ वेरी वेरी गुड सर। रिया, अरे वाह, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत आगे बढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, तरक्की करो, सफलता आपको मिले, ठीक है ना। 20 का ए आ रहा है, वेरी गुड, 20 का ए आ रहा है, 20 का बी भी आ रहा है, सी और डी। संदीप शर्मा सर, वैसे आप कहाँ से हैं? देखिए क्या हम बताएं कहाँ से? हम पृथ्वी पे रहते हैं, आप सब भी पृथ्वी पे रहते हो, हम सब भाई बहन है, ठीक है। हम आपके घर से हैं, आपके परिवार से हैं। चलो, कंडेंसिंग प्लेट, विकास कुमार ने लगाया सही जवाब, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। देखिए हम अब फाइनली आपको बता रहे हैं कि ये 2 प्लेट अगर होते हैं ना, तो ये जो प्लेट अर्थ से कनेक्टेड होती है, अर्थ से कनेक्टेड होती है ना, अर्थ से, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट।
अर्थ वाली, और ये हमारा हो जाता है कलेक्टर जहाँ पे हम चार्ज देते हैं, क्या हो जाएगा कलेक्टर, और इस प्लेट को हम कहते हैं कंडेंसिंग। कंडेंसिंग का मतलब क्या हो जाता है भैया, संघनक पट्टिका। कौन सी पट्टिका, संघनक पट्टिका, और ये हमारा हो जाती है संग्राहक पट्टिका। याद रखना जिसपे आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं, और जो हमारे ये अर्थ से कनेक्शन है ना, ये अर्थ दिखाया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं संघनक पट्टिका। सो फाइनली हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अब हम आपको बता भी दिए कि संग्राहक पट्टिका किसे कहते हैं और संघनक पट्टिका किसे कहते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम होल केमिस्ट्री का नोट्स दे देते हैं, कल परसों में डाल देंगे। विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही है ना। विद्युत वाहक बल की विमा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या होता है भाइयों, ई बराबर क्या हो जाता है आपको पता है ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू, व्हाट इज W, W इज वर्क डन हो जाता है, Q इज द चार्ज हो जाता है। यानी वर्क डन की हम बात करते हैं, हमें डायमेंशन चाहिए ना, हमें बीमा चाहिए ना, तो बीमा वर्क का हो जाता है ना, आपको पता होना चाहिए mL2T-2 बटा में ये Q जो होता है चार्ज, Q बराबर चार्ज बराबर होता है AT, हटो ना AT को आप IT भी लिख सकते हो, AT लिखो या फिर क्या लिख दो IT, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं अगर, तो mL2 T ये -2 है और एक ये वाला T यहाँ पे जाएगा ना, तो ये फाइनली -3 हो जाएगा, और A जब ऊपर जाएगा तो ये -1 का फॉर्म ले लेगा। mL2T-3 A-1, इसलिए कभी भी डायमेंशन रट्टा नहीं मारने को। डायमेंशन और हमारे ख्याल से यूनिट जो होते हैं, बीमा होते हैं, उससे अगर हम अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज समझ ले, निकालना सीख जाए तो द बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा A हो जाएगा, देखो A नहीं सॉरी यहाँ पे D ना, mL2T-3 A-1। फाइनली यहाँ पे हमारा D ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है ना, और बच्चों ने लगा दिया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 21 का D, किरचॉफ के द्वितीय नियम का सीधा संबंध। देखिए सब्जेक्टिव पढ़ना आपका काम है भैया, सब्जेक्टिव आप पढ़ो, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। समझ में आया ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थ्योरी सर ने पढ़ाया होगा, आप जहाँ पे कोचिंग क्लासेस करते होंगे वहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाया गया होगा, उसी थ्योरी से हम आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ अगर आपके पास वो भी नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो हम आपको अब आपको क्या कराना पड़ेगा, हमको लगता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देना चाहिए, यही ना। सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, नहीं मैं कहाँ कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, मैं तो आपको फिर से बोला ना कि आपके सर आपको थ्योरी पढ़ाए होंगे, मैं बस तो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सर आप जो यूट्यूब पे केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाए हैं सर, प्लीज़ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखा कीजिए। अच्छा वो इतना मतलब इंग्लिश तो है उसमें। आवेश के देखो, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम का सीधा संबंध किससे होता है। अब 22 का सही जवाब तो दे दोगे ना, ऊर्जा के संरक्षण से है, टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 22 का बी होगा, क्यों बी होगा, अगर पूछता फर्स्ट लॉ तो प्रथम जो नियम होना, पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम का सीधा संबंध आवेश संरक्षण से होता है, किससे होता है, आवेश के संरक्षण से होता है, आवेश के संरक्षण से, ठीक है। और अगर बात करता है भैया द्वितीय नियम का, सेकेंड लॉ का, तो द्वितीय नियम अगर होगा तो उसके लिए हमें याद रखना है ऊर्जा के संरक्षण से, किसके, ऊर्जा के संरक्षण से। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का बी। 23 व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की स्थिति में क्या होगा, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें, व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जाने वाला है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी गौतम कुमार, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे Ig बराबर 0 हो जाएगा। Ig क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर का करंट होता है, I फॉर करंट और G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो Ig बराबर क्या होना चाहिए, 0। संतुलन की स्थिति में Ig का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है आपको पता होना चाहिए। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाखों का वोल्टेज देता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, वोल्टेज ऑफ सेवरल लाख वोल्ट्स देता है कि नहीं देता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें अगर बहुत ज़्यादा कई लाखों वोल्ट का अगर विभवांतर चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो वो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का खोज किया। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो आपको पता, आप ओरस्टेड का नाम सुने होंगे ना, ओरस्टेड क्रिश्चियन वैज्ञानिक थे ओरस्टेड, इन्होंने ही बताया था कि विद्युत धारा से चुंबक का इफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत धारा से किसका, चुंबक का, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, चुंबक का गुण, चुंबकीय गुण, यानी कि करंट देने पर मैग्नेट जैसा बिहेव, इलेक्ट्रिक करंट दो तो वो किसके जैसा बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ये हमारे बताए थे ओरस्टेड साहब ने। और मैग्नेट के बाद करंट वाली बात आती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसे जो फैराडे ने किया था। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, हो गया आपके 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए। सर प्लीज़ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दीजिएगा। ठीक है भैया, दे दिया जाएगा। सब्जेक्टिव फिजिक्स का ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के दे दिए गए हैं, अब उसका आंसर बन रहा है, वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ही बढ़िया, आप लोग खूब मन लगा के तैयारी कीजिए और मिसलेनियस स्टडी कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जो भी आपके पास नोट्स वगैरह आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बनाए गए हैं, मिले हैं आपको या फिर बनाए हो आप, उसका ज़रूर आप लोग रिवीजन करो और पढ़ो ध्यान लगा करके। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जरूर करो आप लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कल। कल तो संडे है ना, संडे को नहीं, मंडे को फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।